तो शोभित जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। आज हम जो है एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि आपके जीवन का जो नौकरी का दूसरा कार्यकाल था जो कि सिलवासा में बीता, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे ताकि उन अनुभवों से हम लोग कुछ लोगों को स्मरण करवा सकें और उससे कुछ लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि आपकी सिलवासा में पोस्टिंग कब हुई और फिर आपने कब वहाँ जा कर के आप इस्टाब्लिश हुए? मैं सिलवासा मेरी पोस्टिंग हुई अक्टूबर 2014 में और मेरा स्थानांतरण हुआ था चंडीगढ़ से जी। और मैं मार्केटिंग के बाद मैंने सिलवासा में जो पोस्टिंग पाई थी वो मैं सप्लाई चेन विभाग में कार्यरत हुआ और प्लांट पोस्टिंग थी। उससे पहले फील्ड पोस्टिंग थी, मार्केटिंग का काम था नॉर्थ इंडिया में। तो ये पहली बार मैं प्लांट पोस्टिंग के लिए जा रहा था और छोटा प्लांट है, लुब्रिकेंट का प्लांट है उस कंपनी का, बावन लॉरी का। और वहाँ पर हमारे 150 के आसपास हमारी स्ट्रेंथ थी, वर्कमैन स्ट्रेंथ थी। और मोस्टली उसमें जो ज़्यादातर थे कार्यरत लोग वो लोकल ही थे, वहाँ के लोकल ही थे। और हम उनके ऊपर जो कंपनी के जो पैरोल पे ऑफिसर्स थे वो 15 से 20 ही थे और वो ज़्यादातर बाहर के थे। उसमें उड़ीसा से भी थे, उत्तर प्रदेश से भी थे और आपका बंगाल से ज़्यादा लोग थे क्योंकि कंपनी का हेडक्वार्टर बंगाल है। तो अनुभव एकदम 360 डिग्री का चेंज हुआ था। फील्ड पोस्टिंग से सीधे आप ऑफिस जॉब में आ गए थे, वो भी अभी आप सप्लाई चेन में थे। मार्केटिंग तो आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आप कैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं, कैसे अपने को मार्केट कर रहे हैं। प्रोडक्ट से पहले आपकी स्किल, आपका नॉलेज ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन आपकी प्रेजेंटेबल स्किल नहीं है, आप उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं उसकी यूसेज, उसका एप्लीकेशन, तो सामने वाला शायद अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को भी रिजेक्ट कर दे। तो वहाँ पे मेरा कार्य अच्छा था मार्केटिंग का। फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर भी मेरे को समझ अभी भी रुक जाइए, अभी तो हम वहीं का कवर कर रहे हैं। अभी सिलवासा में ही जा रहे हैं। वो चंडीगढ़ से बता रहा था। अभी सिलवासा पहुँचा जब ये मार्केटिंग से, तो 360 डिग्री का था क्योंकि चेयर बदल गई थी। पहले मैं एज ए सेलर जाता था, अभी एज ए बायर बैठ रहा था। अब मुझे वो चीज़ें खरीदनी है अपने प्लांट के लिए, रॉ मटेरियल, बेस ऑयल तमाम। तो अभी आप किस पद पर आप वहाँ ज्वाइन कर रहे थे? वहाँ पर ज्वाइन किया था उप प्रबंधक सप्लाई चेन। अच्छा, डिप्टी मैनेजर सप्लाई चेन। तो आप एक सम्मानजनक और अच्छी भारतीय कंपनी में, सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका अच्छा अनुभव भी था। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपकी जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है और आप मार्केटिंग में काम कर चुके थे, तो मार्केटिंग में कम्युनिकेशन तो बहुत चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आपको सप्लाई चेन में शिफ्ट किया गया था। जाहिर सी बात है कि आप पहले ही बता रहे हैं 360 डिग्री चेंज था। और यहाँ पर आप जब ये दायित्व तो संभाल रहे थे, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आप आए तो कितने दिनों बाद आप पूरे परिवार के साथ वहाँ पे शिफ्ट हुए? मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ पहली बार। मैं विद इन अ वीक पूरे परिवार के साथ ही शिफ्ट हुआ। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मैं अच्छा, तो आप सरकारी एकोमोडेशन आपको मिला था क्या, कैसे हुआ? हाँ, कंपनी के वहाँ फ्लैट्स थे, उसी में से एक हमको दिया गया। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि ज़्यादातर लोग जो कंपनी में काम करते थे वो लोकल लोग थे, यानी वो वहाँ के सिलवासा के आसपास के लोग थे या मूल निवासी थे। तो जैसे सिलवासा के जो मूल लोग हैं उसमें किस जाति के लोग या किस धर्म के लोग ज़्यादा हैं, और वहाँ पर आपके यहाँ जो लोग थे किस धर्म के लोग ज़्यादा थे, और उन लोगों की भाषा क्या थी या किसी भाषा का उनका कोई शब्द आप अगर बताना चाहें जो लोकल लैंग्वेज का हो, और कोई कहानी उन लोकल लोगों के साथ कोई शेयर करना चाहें आपकी वहाँ की कोई, जैसे बातचीत के दौरान, या अभी आपकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो है चीज़ों को बहुत ही जोवियल वे में प्रस्तुत करते हैं, तो लोग आपकी बातों को अच्छी तरह सुनते हैं और इसीलिए आपको अपने कार्यों में सफलता भी मिलती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पहले कि जो आप जैसे मार्केट वगैरह में लोग गए, कभी आप गए हों, तो वहाँ पर सबसे पहले जैसे आपने बात की हो और धीरे धीरे आपकी बात जो है प्रगाढ़ हो गई हो,
तो कैसे लोगों से संबंध, क्योंकि संबंध बनाने की कला आपको ज़्यादा आती है, तो आप अपना फैक्ट्री में जो संबंध बनाने का कार्य वो है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें और थोड़ा वहाँ के लोगों के प्रकाश डालें और जिस धर्म के लोग हैं उन पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। सिलवासा, पहली बात, सिलवासा जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और उसका जो संघ देश का नाम था वो दादरा नगर हवेली। अभी तो उसके साथ दमन और दीव भी मर्ज हो गया है, तो 3D स्टेट बोलते हैं, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। लेकिन उस समय दादरा नगर हवेली की कैपिटल था सिलवासा। और बेसिकली ये जो लोकेशन है ये मोस्टली लुब्रिकेंट कंपनी और पैकेजिंग कंपनीज का यहाँ गढ़ है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कोंकणी और गुजराती लोग हैं और आदिवासी जनजाति लोग हैं काफ़ी, और हिंदी ही बोलचाल की उनकी मेन भाषा है। घरों में अपने कोंकणी से प्रभावित भाषा का प्रयोग करते हैं, कोंकणी है। और लोग बड़े मिलनसार हैं, कोई ऐसा मुझे कोई डिस्प्यूट या वो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं। हिंदी में ही बात कर रहा था मैं और हिंदी में ही वहाँ पे मेरे साथ कम्युनिकेशन हो रहा था। गुजराती मुझे समझ में आने लगी थी। गुजराती के वर्ड बहुत से थे, सूछे, सारूछे, मतलब कैसे हो, क्या करते हो, केम छो, सब वो सब शब्द थे। लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं था, और ज़्यादातर यंग लड़के थे और बहुत कोऑपरेटिव थे। मतलब हर काम को, कभी उन्होंने किसी काम को मना नहीं किया, हर काम को करने के लिए आगे रहते थे। और मैं भी उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखा था। सामाजिक ताना बाना भी अच्छा था, कभी प्लांट के बाहर भी हमारा कोई किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं था, प्लांट के अंदर भी नहीं था। और मैं एक ही चीज़ देखा था, अगर आपको उनसे किसी से भी काम करवाना है, चाहे वो सिलवासा हो चाहे आप कहीं भी हो, आपको आगे बढ़कर काम लेना पड़ेगा। मतलब तो आपको इनिशिएटिव, हाँ, नेता बन के ऑर्डर नहीं पास करना है कि ये करो वो करो। आप अगर आगे बढ़े तो फिर 5 हाथ और आपके साथ आगे आएंगे, फिर 5 को देख के 10 आएंगे। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो फिर लोग अगर कोंकणी का कोई वाक्य अगर आपको याद आता है, ऐसे दिक्कत है बोलना, कोंकणी का कोई शब्द याद हो आपको? सब मोस्टली वहाँ गुजराती ही बोलते थे वो लोग, तो गुजरात का ही उनके घरों की भाषा थी। चलिए, तो आपको जब सप्लाई चेन में यहाँ पे आ गए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको 150 यहाँ स्टाफ थे, तो कितने लोग आपके सीधे कंट्रोल में थे जो ऑफिस में, उनके साथ आप अपने व्यवहार की चर्चा करें? कितने, जैसे 3-4 साल वहाँ, कितने साल रहे आप? मैं वहाँ 9 साल। 9 साल एक लंबा जीवन का कार्यकाल होता है। और आप अपने ऐसे थे कि जब आप एकदम उड़ान पर थे, कंपनी को बेस्ट दे सकते थे, तो उस समय थे आप। तो वहाँ के कुछ ऐसे जो भी लोग जिनको आप कंट्रोल कर रहे थे, जो आपने काम किया या जो आप जा करके सप्लाई बायर के रूप में जैसे किया, तो उनका कुछ अगर कोई महत्वपूर्ण कुछ चीज़? मैं उचित शब्द नहीं बोलूँगा, एक कॉपरेशन बोलूँगा, सहयोग के साथ ही एक दूसरे काम कर रहे थे। मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा था और प्लांट में था, सप्लाई चेन के पोस्ट में था। तो हमारा विभाग सप्लाई चेन मतलब सबसे जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन से भी काम मिल के काम कर रहा है, सप्लायर से भी मिल के काम कर रहा है, और QC के साथ भी, क्वालिटी डिपार्टमेंट के साथ भी, क्योंकि माल आ रहा है उसकी चेकिंग हो रही है। तो सब एक चेन है, वो सबके साथ इंटरलिंक है। हमारे अगर डायरेक्ट डिपार्टमेंट में देखेंगे तो हम कम से कम थे 20 लोग, हाँ, सब स्टाफ और लोग। अच्छा, जो 20 लोग थे उन पे कुछ आप जो जिनका तो आपको ज़्यादा प्रभावित किया हो, या जो आपसे गहरे से जुड़े रहे हों, उनमें से कुछ लोगों के उस पर कोई कहानी हुई हो? जो लोकल लड़के थे वो जो वहाँ दूर से आते थे, डेली ट्रैवल करके आते थे 20-25 किलोमीटर वन साइड, यस, अपनी बाइक से। और उसके बाद एजुकेशन वाइज भी ज़्यादा BCom किसी के पास था, लेकिन वो लोग बहुत लेबोरियस थे, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। और उनको जैसे SAP, हमारा ERP का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से, कंपनी भी काफ़ी सहयोग करती थी, तो सीखते थे वो, और कोई पढ़ाई वढ़ाई भी करते रहते थे। उनमें से कई अच्छी, बाद में और भी अच्छी नौकरियों में गए वहाँ से, सरकारी वहाँ की जो नौकरियाँ थी। कुछ अपने ऐसे कुछ दोस्तों का जो कि आपके कार्यकाल में सिलवासा में बहुत गहराई से जुड़े रहे हों, कम से कम 2-3 दोस्त जिंदगी में, जैसे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, बट आई थिंक कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और आम जीवन में दोस्तों का बड़ा हाथ होता है। तो आई थिंक कि इस 9 साल के लंबे कार्यकाल में आपने बहुत कुछ फैक्ट्री में दोस्त बनाए होंगे, कुछ फैक्ट्री से बाहर भी दोस्त बने होंगे। तो उन दोस्तों के साथ आपके कोई बड़ा सहयोग आपने किया हो, कोई घटना घटी हो किसमें उन्होंने आपका सहयोग किया हो, चाहे वो ऑफिशियल लेवल पे हो या अनऑफिशियल लेवल पे हो, तो इन दोनों को आप जो है थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। कि मैं कोशिश ही करता था ऑफिशियल लाइफ को अपनी सोशल लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा मिक्स ना करूं, लेकिन फिर भी हमारा ऑफिस के अंदर एक समय था
वो हम उसको ऑफिशियल तरीके से ही जीते थे, मिलके और काम करते थे। और उसके बाद जो हमारी लाइफ थी, हम एंजॉय करने जाते थे ग्रुप के साथ, अपने ही हमारे स्टाफ के साथ। दमन वहाँ नज़दीक था आपका, सिलवासा भी काफ़ी अच्छा घूमने को, ग्रीनरी है, और 50% के आसपास वहाँ की जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है। तो घूमने जाते थे हम लोग, एंजॉय करते थे एक दूसरे को सब। अच्छा, जब आप घूमने जाते थे, चाहे वो सिलवासा जा, और आपने बताया कि 90% ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत वहाँ पे अच्छा दृश्य रहा होगा, प्रकृति के मनोरम स्थल हैं। आपका पहला विजिट जो है किस जगह हुआ और किसके साथ हुआ, और उसके बाद दूसरे विजिट, या जो कि आप वहाँ के जो जो वहाँ की कला है, संस्कृति है, वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है, नेचुरल ब्यूटी है, इन सब के बारे में कुछ आप अगर आप सिलवासा बताएं। जाते हैं तो आप सिलवासा एक ऐसा लोकेशन है जिसके एक तरफ महाराष्ट्र है, दूसरी तरफ आपका गुजरात है, और दमन वहाँ से 35 किलोमीटर है, जो सी शोर लगता है आपका, सी है अरेबियन सी। तो मेन वो दमन है उनका मेन घूमने के स्पॉट। वहाँ बीचेस अच्छे हैं, खाने पीने का, फिशेज का अच्छा आपको वैरायटी मिल जाएगा। उसके बाद आपको अगर सिटी जाना है तो उसका नियरेस्ट स्टेशन वापी है आपका, और वो सिलवासा में वो नहीं है। लेकिन अगर आप इन साइड सिलवासा देखेंगे तो वो एक टूरिस्ट स्पॉट ही है। आपको बढ़िया वाटरफॉल्स मिलेंगे, जंगल मिलेगा, लॉयन सफारी है, आपका डियर पार्क है। तो घूमने का तो आप अगर छुट्टी चाहते हैं तो बहुत अच्छा व्यतीत हो सकता है वहाँ पे। ये बहुत सारे आपके बॉम्बे के सीरियल्स वहाँ पे शूट होते हैं। और हम लोग जब भी था, मोस्टली मेरा काम जो रहता था वो इन एंड अराउंड सिलवासा था। जैसे दमन था आपका, वापी का एरिया था, तो वेंडर्स विजिट पे हम लोग जाते थे। वो लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और मोस्टली गुजरात के बिजनेसमैन हैं। वो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से सारा काम, मुझे कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि कोई उन्होंने नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर किया हो या कुछ हो। वो पूरा कोऑपरेट करके चलते थे। तो अच्छा, आपका जो काम था उसमें कोई ऐसी घटना हो कि जिस घटना को आप उसको याद करना चाहें कि इस काम में मुझे बड़ी मेहनत, बड़ी स्किल लगानी पड़ी, तब ये इस तरह का काम वहाँ पे हुआ, तो उसमें कैसे आपने कोई नई चीज़, कोई एकदम अद्भुत तरीके से कुछ हुआ हो ट्रांजैक्शन के दौरान? अभी हमको तो जैसे ऑर्डर्स आते थे तो हमको जैसे ग्रीसेज ऑयल्स बन रहे, तो हमको पैकेजिंग जो हमारे लिए सबसे क्रूशियल चीज़ है, उसकी वैरायटी रहती है। अगर आप जाएंगे तो देखेंगे मार्केट में कि ½ kg से लेकर 210 लीटर तक का पैक्स आता है। उसका जो डेवलपमेंट है, मतलब कंटेनर का डेवलपमेंट, पैकेजिंग का डेवलपमेंट, क्वार्टन जो आउटर बॉक्स है वो बहुत क्रिटिकल है, और उसमें लीगल मेट्रोलॉजी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। वो सबको विद इन टाइम 7 डेज 10 डेज में डिफरेंट वेंडर से एट ए टाइम एक सिमिलर डब्बे, ½ kg का डब्बा लुक लाइक सिमिलर टू 1 kg, मतलब एकदम सिमिलर प्रिंटिंग के साथ आना, वो सब बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं। उसके लिए आपको एक तो आपकी स्किल, आपको उस चीज़ की समझ, और दूसरा उसके बाद आपका वेंडर मैनेजमेंट, वो बहुत क्रिटिकल है। और दैट टू विथ लिमिटेड टाइम कि 7 डेज़ में लेके आना है, 10 डेज़ में लेके आना है, और 15 to 20 टाइप की पैकेजिंग्स रहती हैं। वहाँ पे जो आर्ट है वो रेपो और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पैकेजिंग का, वो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट कि आपको चीज़ क्या चाहिए, और दूसरा आपका रेपो, मतलब आप वेंडर से कितने अच्छे से वो काम निकाल के लेके आते हैं, कंपनी को टाइमली फिलिंग करके कस्टमर को। अच्छा, टूरिस्ट स्पॉट में जैसे आपने बताया कि टूरिस्ट स्पॉट, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा पर्टिकुलर तरीके से ये बताएं कि सबसे बेस्ट चीज़, अगर एक चीज़ अगर करना चाहें कि टूरिस्ट स्पॉट में वहाँ सबसे अच्छी जो आप गए हों और आपको लगी हो कि सबसे अच्छी चीज़ है, और वहाँ जा कर के उसे ज़रूर जाना चाहिए, अगर नंबर 1 पर उसके पास समय ना हो, एक ही समय के लिए एक अगर बार। आप आए हैं तो दमन के बीच जाइए, सबसे नियरेस्ट आपका दमन का बीच है, वहाँ जाइए। और दुधनी करके एक लोकेशन है सिलवासा में, वो काफ़ी बड़ा झील एरिया है बोटिंग के लिए वो, और पूरा एरिया ग्रीन फॉरेस्ट है आजू बाजू में। तो आप ये 2 लोकेशन जा सकते हैं, दमन का बीच कवर कीजिए और दुधनी का अपना जो झील का एरिया है। अच्छा, आपने अभी कहा कि वहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही सामाजिक हैं, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, और ज़्यादातर हिंदी भाषा में कम्युनिकेशन हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये उनको, जैसे उन लोगों से कोई, जैसे जो फेस्टिवल्स वगैरह होते थे वहाँ के, जो उन फेस्टिवल्स में आपकी, चूँकि हर जगह एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है फेस्टिवल्स में, आप काफ़ी जो है एंजॉय करते हैं लोगों के साथ,
तो जैसे कुछ लोगों के साथ आपने एंजॉय किया होगा किसी चीज़ में, होली है, जनरली हम दिवाली वेट है, करते थे। या वहाँ के लोकल जो हैं, हम जो तो वेट वो करते थे, जी जो फेस्टिवल आपने सही पूछा, तो हम जो वेट करते थे वो वेट करते थे अपना नवरात्रि का। अक्टूबर में जो दुर्गा पूजा नवरात्रि का समय होता है, वहाँ पे डांडिया और गरबा, ये पूरे गुजरात और महाराष्ट्र रीजन का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो वो जो डांडिया और वो जो गरबा और वो जो पूजा का आयोजन होता था, उस समय जो नृत्य और डांस और उस साथ में बैठ के खाना, वो सब जो होता था, उसको मैं बहुत एंजॉय करता था। वो 8 से 9 दिन का प्रोग्राम रहता था। हमें कभी नहीं लगता था कि मैं उत्तर प्रदेश से इतनी दूर, एक गुजरात के भी वहाँ से एक छोटे से उसमें हूँ। वहाँ का मतलब गरबा और ये डांडिया, ये नृत्य आपने इसकी चर्चा की, तो अभी मैंने देखा कि आप इसके पहले काफ़ी नृत्य वगैरह करते रहे हैं, और थोड़ा बहुत आपका नृत्य करने का अभ्यास है और बहुत अच्छा अभ्यास है, और मैं उसके लिए आपको बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ। किसी तरह का आपका बना रहे स्वभाव। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको जैसे अगर गरबा या अभी आप गरबा कर लेते हैं क्या, गरबा या जो है ये डांडिया कर लेते हैं क्या? देखने में थोड़ा बहुत गरबा हाँ, वरबा में हम लोग करते मतलब थे, अगर परिवार के साथ करना हो, अपने परिवार के साथ, तो आप कर सकते हैं। तो चला उसका एक मेथडोलॉजी अगर बताना चाहेंगे तो आप बताएं। एक ग्रुप डांस है, उसमें ग्रुप में ही सब डंडा लेकर के मारते हैं क्या एक दूसरे को? हम डांडिया में होता है, लेकिन वैसे एक सर्कल बना के दुर्गा जी की अच्छा। मूर्ति स्थापित रहती है और फोटो। हाँ, तो उसकी पूरी मेथडोलॉजी है, उसका पूरा मैसेज हमको आप जो है उसका मैसेज क्या वो है? उपासना ही है, उपासना, पूजा की, दैट इज वे ऑफ वर्शिप। और वो भगवान के चारों तरफ उपासना ही कर रहे हैं, तो रिलीजियस है वो, तो अच्छा है। तो इसका मतलब आपका जो 9 साल का कार्यकाल था, आपने एक अच्छी जगह पे बिताया, देश का एक महत्वपूर्ण शहर, और जहाँ की आबादी और के तेज़ी से जो डेवलपिंग स्टेज में, लेकिन उसने आपके जीवन में भी नए नए रंग भरे हैं। और मुझे लगता है कि आपके उन रंगों में उसी समय आपकी दोनों पुत्रियों का, मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है विकास हो रहा था। दोनों पहले जन्म ले चुकी थी या कि नहीं? एक चंडीगढ़ में हुई थी, एक का चंडीगढ़ में जन्म हुआ था और दूसरी वहाँ पर। आप भी दूसरी आपका भी इंटरव्यू हाँ, आ जाइए। दूसरी वहाँ पर, छोटी वाली वहाँ पर। हाँ, लेकिन आइए, बैठ जाइए एकदम से, फोटो तो रहेगा। अच्छा, खाना बनाइए आपका अलग से। लेकिन दोनों की स्कूलिंग वहाँ पे शुरू हुई है। अच्छा, दोनों की स्कूलिंग वहीं पे शुरू। किस स्कूल में ये लोग पढ़ने गए, उनका नाम क्या क्या है? इनका एक छोटी वाली किड्जी में थी हमारी, माउंट लिटर करके ग्रुप था जी वालों का, और बड़ी वाली हमारी गई स्वामीनारायण पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो स्वामीनारायण तो बहुत अच्छा स्कूल है हमारे ख्याल से। वहाँ भी स्कूल सारे अच्छे थे वहाँ पे। बेसिकली मेरा मानना है कि आपके बच्चों में प्रतिभा होनी चाहिए, और पेरेंट्स कितना समय दे रहे हैं उसके ऊपर है। अच्छा, तो स्कूल दोनों ही अच्छे थे, बाकी हमें समय देना पड़ा। अच्छा, तो ये जो आपकी पुत्रियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, तो आप ये सोचते हैं कि वहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा संस्कार और जो वहाँ की कल्चर और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी थी, उसको उनके विकास में काफ़ी योगदान रहा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वहाँ की छाप है, वो किस प्रकार से आप देखते हैं कि उनकी छाप अभी भी, क्योंकि वो एक स्कूल था तो जहाँ से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की, जाहिर सी बात है कि जो पहला स्कूल होता है वहाँ से बहुत कुछ मिलता है, और वहाँ पे विकास के अभी प्रथम सोपान पर थी। तो क्या महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ से शिक्षा के क्षेत्र में या वहाँ के संस्कार के रूप में, वहाँ से क्या चीज़ जो लाई जिसको जीवन भर आप भी याद रखेंगे और वो भी याद रखेंगे? मैंने देखा कि वो लोग बहुत मिलनसार हैं, अभी तो हम आपको व्रत का दे देते हैं। और वो लोग काफ़ी मिलनसार हैं, तो उनके साथ ये लोगों ने समाज में उठना बैठना ये सब बेसिकली सीखा। चलिए, तो मैं कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे अनटच्ड पॉइंट जो हों, जो अभी तक जो है, क्योंकि आपका 9 साल का लंबा जीवन, वैसे तो मैं साल एक, अगर आप किस साल 2014 में गए थे? 2014 से 2014 की अगर हम सिलसिलेवार तरीके से 2014 में कोई महत्वपूर्ण घटना, 2015 में तो वर्षवार अगर हमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र थोड़ा दे दें तो मुझे जो है ज़्यादा खुशी होगी। वर्षवार बताना ऐसे मुश्किल है अभी उसको रिकॉल करना 12-13, लेकिन यही है कि जिम्मेदारियां बढ़ती गई, कंपनी भी विकासशील थी, कंपनी को भी बिजनेस नहीं मिल रहे थे, तो हर बिजनेस के साथ एक चैलेंज आता है, उनको मैनेज करना, फिर अगली पोस्ट की तरफ बढ़ना, अलग अलग रोल। अच्छा, एक चीज़ ये मैं कह रहा था
कि आप जब वहाँ गए तो आपका एक जीवन पूरा बदल रहा था, आपका परिवार बढ़ रहा था, आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही थीं, आपके जो संबंध थे वो चाहे वहाँ से अगर देखा जाए तो पुणे की दूरी ज़्यादा नहीं है, और पुणे में चूँकि गोल्डी रहती हैं और यहाँ पे ये रहती थी, तो एक त्रिकोण सा जो है बन गया था। तो इसमें तीनों जगह के जो संबंध हैं उसमें कैसे रंग घोलने का आपने काम किया, कैसे तीनों को एक तरह से तीनों को समायोजित करने का कैसे काम किया कि तीनों जगह पे आप आते रहें। जैसे आप भी कलकत्ता से आप आए हैं और आपका बहुत बहुत मतलब शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि आप जो है अभी भी अपने संबंधों को यहाँ से सब इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये जो वहाँ से आपका पुणे की दूरी थी दीदी के यहाँ से, उसके बाद यहाँ से लखनऊ से दूरी थी, आई थिंक कि हो सकता है कि इस बीच में गांव भी एक आध बार आप गए हों, अगर होंगे तो उस घटना का जरूर जिक्र कीजिए। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द 9 years दैट यू स्पेंट इन सिलवासा। तो उसी हम 9 साल के कार्यकाल में अगले आपके कार्यकाल की या उसके पिछले कार्यकाल की बाद में अगले इंस्टॉलमेंट में आपसे फिर हम दूसरा इंटरव्यू लेंगे। लेकिन अभी हम वहाँ की सारी चीज़ों को समझ लेना चाहते हैं कि इन संबंधों को आपने कैसे जुड़े, आप कैसे इतना समय पा जाते हैं अपने व्यस्त जीवन से, चूँकि आपकी जो फैक्ट्री है आपका वो भी दायित्व तो बड़ा था, और आपको मैं देखता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ भी पूरा वहाँ समय दे रहे थे। बट यह है कि आप इन संबंधों को भी संजो रहे थे। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ओम भैया के यहाँ था तो वो आपकी बड़ी चर्चा कर रहे थे कि आपका बड़ा गुणगान कर रहे थे। थोड़ी देर पहले मैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था 1960 से 70 के बीच में, कि अभी उनका अभी पहली किस्त मैंने रिकॉर्ड किया है। तो मैं वो अभी काफ़ी चर्चा कर रहे थे आपकी। तो हम ये चाहते हैं कि कैसे इन संबंधों को इतनी सजीवता के साथ और कितनी जीवंतता के साथ आप कैसे दूरी को मतलब बिल्कुल इमटेरियल बताते हुए इसको कैसे आप साधे रहते हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। अगर देखिए बहुत कम समय मिलता है, कुछ नाश्ता करिए, आप भी नाश्ता करते रहिए। बहुत कम समय मिलता है सबसे मिलना, फिजिकली जाके मिलना और उनसे बातचीत करने का। तो फ़ोन पे तो संपर्क होता ही रहता है। फिर जैसे पुणे वहाँ से 6 घंटा था, तो मोस्टली कभी हम चले गए या कभी हमारी सिस्टर वहाँ से हमारे छुट्टियों में सिलवासा आ गई, तो हम लोग ऐसे साल में 2 बार 3 बार तो मिल लेते थे। और ज़्यादातर समय तो हम फ़ोन पे ही एक दूसरे का हाल चाल लेते थे। लेकिन जो समय हमें एक दूसरे के साथ मिलता था विज़िट करने पे, उसको हम लोग घूमने टहलने, साथ में खाना खाने, एक दूसरे की समस्याओं को सुनने में अच्छे से समझना, इन सब में लगाते थे। फिर लखनऊ में भी आते थे, यहाँ पर मम्मी से मिलते थे। तो लखनऊ आने में भी प्रयास यही रहता था कि सबसे जाएँ, सबसे मिलें, क्योंकि समय कम है और सब लोग धीरे धीरे बुजुर्ग ही हो रहे हैं जो भी हमारे घर के। और उसके बाद हमारा एक परिवार ससुराल कलकत्ता में भी है, तो साल में 1-2 चक्कर वहाँ पर भी लगा के सबसे हालचाल लेना। मेन चीज़ है कि कभी किसी चीज़ का घमंड मत कीजिए कि पैसा बहुत हो गया है, पद बहुत बड़ा हो गया है, ये सब क्षणिक चीज़ें हैं। जब भी मिलिए प्रेम के साथ मिलिए। अगर कोई घटना आप जब आपकी कोई ऐसा स्थिति आई हो जब जो है वहाँ पर सिलवासा में आपकी मदर भी गई हों और दीदी भी आई हों, और उस समय की कोई किस समय ऐसा हुआ था और उस समय क्या आपने कैसे खुशी को मनाया था, तो अगर उसको याद करते कुछ अगर आपको स्मृति में कुछ याद आ रहा हो तो ज़रूर शेयर करें। हम लोग साथ में गए हैं, मम्मी भी साथ में थी और गोल्डी भी आई है वहाँ सारे। तो हम लोग पूरा वहाँ जैसे आपको बताया उसकी नैसर्गिक जो नेचुरल ब्यूटी है सिलवासा की सुंदरता, उसको एंजॉय किए, आसपास का एरिया एक्सप्लोर किए, जाके बीचेस एक्सप्लोर किए, आपका झील वाला जो एरिया आपको बताया, बिजली का एरिया, फॉरेस्ट एरिया, जंगल सफारी, डियर पार्क। हम 2-3 दिन के अंदर जितना, और शायद हमने घर पे खाना कम ही खाया, वहाँ के लोकल व्यंजन जो भी थे सब एंजॉय किए। अच्छा, वहाँ के लोकल व्यंजनों की चर्चा आप कर रहे थे, तो मैं उनका नाम जानना चाहूँगा। जो लोकल व्यंजन थे उनको आपने कौन कौन से व्यंजन थे, वो कैसे आपको लगे, और किनको आप सबसे ज़्यादा प्रिय थे? देखिए गुजराती ही फूड है वहाँ पे ज़्यादातर, तो उसमें आपका ढोकला, फाफड़ा और आपका पाव भाजी, बड़ा पाव, ये सब चीज़ें जो हैं उसको हमने वहाँ अच्छे से एंजॉय किया। अच्छा, मैंने देखा कि वहाँ पर जब आप थे तो आपने, और अभी भी जहाँ पे आप हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देते हैं और अपने फिजिक पर बहुत ध्यान देते हैं। आपकी बॉडी जो है स्लिम लगती है, और आपका जो अंदर से आपकी जो आत्मा है वो बहुत ही
व्यापक तरीके से पर ईश्वर को जैसे ईश्वर की तरह से दिखाई पड़ती। समभाव, सुख दुख में हमेशा समभाव आप रहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्वम नवम पापम वापस। तो सुख, ये जो समभाव है, ये क्या, ये किस तरह से आप लाते हैं? आपके लिए दूरियों का कोई महत्व नहीं है। वर्चुअल मीटिंग तो होती रहती है, लेकिन कहाँ कलकत्ता और कहाँ सिलवासा, एक उत्तरी एक पूर्वी इलाका, एक पश्चिमी इलाका, इतनी दूर दूर के संबंधों को आप दूरियों को मिटा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो समभाव आपके अंदर रहता है, आप कभी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, आप स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। इन सब के पीछे क्या कहानी है? स्वास्थ्य का क्या है कि खुश रहिए, जितना है उसमें खुश रहिए, और बहुत ज़्यादा लालच या बहुत ज़्यादा अपने को कि दूसरे के पास बहुत कुछ है और हमको उसको प्राप्त करना है, तो ये अगर रहेंगे तो आप चाहे जितना भी कोशिश करें, आप हेल्दी नहीं रहेंगे। मानसिक रूप से आप बीमार ही हैं अगर किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। संतुष्टि सबसे ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ ये है कि परिवार के साथ समय बिताइए अच्छे से। और ज़्यादा हम नहीं बोलते कि जिम बहुत करिए, ये करिए, लेकिन हाँ, समय पर खाना खा लें। उचित है कि 7 साढ़े 7 बजे तक अपना खाना ख़त्म करें, और उसके बाद वॉक करें। मॉर्निंग में भी समय मिलता है तो कुछ वॉक करें, और अगर जिम कर सकते हैं तो हफ्ते में 2-3 बार आप जिम करें। मेन चीज़ है मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना है। अच्छा, आपने अभी कहा कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो ये है कि सबके जिम भी ना जाइए या जो भी है सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। क्या आपके परिवार का भी या आपकी पत्नी का भी आपके अच्छे स्वास्थ्य में योगदान है? पत्नी का बहुत ज़्यादा है। पत्नी जो अच्छा साथ खाना बना रही है, 2-3 डाइट फॉलो करती है, समय पर खाना, हेल्दी खाना, और वही चीज़ है कि मिल के साथ में खाना, ज़्यादा बाहर नहीं खाना। ये सब चीज़ें अगर देखेंगे तो काफ़ी बड़ा योगदान है। अच्छा, 19 से 14 से जो 9 साल आपके बीते, उस समय परिवार में कई तरीके की चीज़ें हुई होंगी। उदाहरण के लिए जैसे कुछ शादियां हुई होंगी लखनऊ में, हो सकता है आपको अगर याद हो, जिसमें आप आए हों और बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया हो, या कोई और भी घटना घटी हो जो कि आपके दृष्टिकोण से यहाँ संयुक्त परिवार में जो महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसमें आप आए हों और उस दरमियान आपने वहाँ पे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यहाँ भी आपने सक्रिय रूप से भाग लिया हो। तो कौन सी ऐसी घटना उस दरमियान, उस कालखंड में हुई है जिसको आप याद करना चाहेंगे, और जो यहाँ हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से हुई हो और जिसमें आपने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया हो? अगर देखा जाए तो आपकी पुत्री की जो इकलौती पुत्री हैं, उनके विवाह को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और सिलवासा में मैं वहाँ से आया था, और वो विवाह एक हमारे परिवार का काफ़ी बड़ा आयोजन था, तो उसको हमने अच्छे से एंजॉय किया था। उससे पहले गौरव की शादी और ऋचा की शादियों को मैंने अटेंड किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और सौरभ की विजिट जब भी होती है कलकत्ता यहाँ पर अमेरिका से, तो उनके साथ जो मुलाकातें होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, और मैं चाहता हूँ परिवार में सब लोग मिलजुल के अच्छे से। अच्छा, ये जो कार्यकाल था आपका जब बीत रहा था, उस समय के अगर किसी तत्कालीन या समकालीन समय में जो राजनीतिक जो प्रगति हो रही थी, उस पर अगर कोई आपको किसी घटना ने प्रभावित किया हो तो उस पर चर्चा करिए, जो उस समय की उस कार्यकाल में। ये थोड़ा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी बोलूँगा। अभी भारत जिस तरीके से विकास कर रहा है, और जिस तरीके से 2014 के बाद से या उससे पहले भी जो सरकारों ने काम किया या जो अभी हुआ है, काफ़ी अच्छा है, प्रोग्रेसिव है। और अगर इसी दृढ़ता के साथ काम चलता रहे, मैं लखनऊ में भी हुए परिवर्तनों को देख सकता हूँ, तो दृढ़ता के साथ चलते रहे तो जल्दी हम बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभरेंगे, और चाइना अमेरिका को पिछाड़ के पहले नंबर पर खड़े हों। चूँकि आप इंडस्ट्री में हैं और काफ़ी अच्छा काम एक अच्छी कंपनी में कर रहे हैं, आपको और आपके अच्छे अनुभव भी हैं, और आपकी कंपनी का जैसे जैसे विकास हो रहा है तो उस कंपनी का भारत के विकास में भी सहयोग हो रहा है, और आप उसको बहुत करीब से देख रहे हैं कि कैसे कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में जैसे चल रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, उसमें कुछ अगर आप अपना सुझाव देना चाहें कि कैसे भारत जो है और बेहतर तरीके से हो सकता है, अपने आपके व्यक्तिगत क्या विचार हैं, एक बात। दूसरी बात कि अगर परिवार में उसी समय
कई आर्थिक स्थितियां भी थीं और आर्थिक स्थितियों में भी आपने घर को और सबको मदद किया होगा और कई जगह पे कई तरह से। तो अगर उसमें भी कोई ऐसी चीज़ हो कि चूँकि अब जो एक आर्थिक ग्राफ था वो एक तरह से स्टैग्नेंट या कुछ बढ़ता हुआ था और अब हमारे ख्याल से स्टैग्नेंट टाइप का हो गया है। परिवार में भी, मैं परिवार की चर्चा कर रहा हूँ, तो उसमें कहीं किस तरह का आप देखना चाहते हैं परिवर्तन उस 9 साल के कार्यकाल में? किस तरह से आपने इन चीज़ों को भी आपने देखा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो या चाहे राजनीतिक हो, उन घटनाओं ने कैसे आपको प्रभावित किया और आपके व्यक्तित्व को कैसे शेप किया? गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी भी आया है, जो जैसे मेक इन इंडिया का पॉलिसी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि अपनी भारत की बनी हुई चीज़ों को आगे लेके जाना है। इसमें यही लोगों से निवेदन है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से प्रयास कर रही है, लेकिन हमें भी ईमानदारी से उसमें सहयोग करना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे एक आम आदमी हो, वो करे। और परिवार का मेरे को अच्छा लग रहा है कि लड़के पढ़ के आगे जा रहे हैं सारे, अभी सब बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशंस पे जा रहे हैं, मेरे साथ वाले मेरे बाद वाले सब आगे बढ़ ही रहे हैं। बस जैसे जैसे डिजिटल चीज़ें हो रही हैं, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि रिश्तों को ताना बाना को बना के रखें, सम्मान करें अपने बड़ों का, और जूनियर्स के आपके जो कुलीग हैं उनको प्यार, जूनियर्स को प्यार, और रिश्तों को बना के रखें, क्योंकि समय बहुत कम है, बाद में ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं। तो अगर उस जो कालखंड में आपका जो 9 साल सिलवासा में बीता, गोल्डन ईयर्स 9 ईयर्स जो आपने सिलवासा में बिताया है, सीखा है मैंने और जो लर्न किया है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो छूट गई हों जिसको आप जिसका उल्लेख करना चाहें तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैंने यही सीखा कि अगर आपने अपने को अपने विभाग तक सीमित कर लिया कि मेरा काम सिर्फ यही है, मैं प्रोडक्शन का बंदा हूँ, मैं सिर्फ प्रोडक्शन करूँगा, या मैं सप्लाई चेन में हूँ तो मैं सिर्फ खरीदूँगा या उसको स्टोर करूँगा, या मैं HR का बंदा हूँ तो सिर्फ मानव संसाधन विभाग ही देख रहा हूँ, तो आप सीखने को सीमित कर रहे हैं अपने आप को। एक कंटून मतलब आप एक कंटेनर के अंदर अपने को ब्लॉक कर रहे हैं। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा। मैं जब इलाहाबाद में पढ़ता था तो आपके पिताजी और हम लोग साथ ही रहते थे 99 न्यू लश्कर लाइन बहराना में, मुजफ्फरपुर में। तो वहाँ पे आपके पिताजी की राइटिंग बहुत अच्छी थी, और जिस कमरे में हम लोग रहते थे उसके इस तरफ लिखा हुआ था, लाइफ इज़ ए लर्निंग एंड एवरी मोमेंट इज़ एन एग्जामिनेशन। ये वहाँ पे 10-15 लोग जो भी पढ़े लिखे, ये लाइफ इज़ ए लर्निंग एंड एवरी मोमेंट इज़ एन एग्जामिनेशन, तो ये आपके पिताजी ने ये लाइन लिखी थी, ये कोटेशन लिखा था। वो आज भी मैं इसको प्रेरणा के रूप में जहाँ पे ट्रेनिंग में जाता हूँ, लगातार मैं ट्रेनिंग में रहता हूँ, तो लोगों को बताता हूँ कि अगर आप 80 साल के भी हैं और अगर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं तो आप जिंदा हैं, अदरवाइज़ हमको अपने को आप मृत समझिए। तो ये लाइन मुझे बहुत प्रभावित करती है। आपने अभी जो थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों को अपना दिमाग जो है व्यापक रखना चाहिए और संकीर्ण में नहीं रहना चाहिए, हर चीज़ सीखनी चाहिए, तो कहीं कुछ ये कुछ आपके DNA में है, DNA में रहा चीज़ है, मेरा पापा से ही आया, लेकिन मैंने यही सीखा कि आप अपने विभाग से भी हट के थोड़ा अलग से दूसरा की, हाँ दूसरा मेरे कार्य से कैसे प्रभावित हो रहा है या उसका कार्य क्या है जिसमें मैं अलग तरीके से सहयोग कर सकता हूँ या कुछ नया कर सकता हूँ, तो आपको अपने विभाग से ऊपर उठकर भी सोचना होगा अपने कार्य से। जो आपका 9 साल जो गोल्डन ईयर रहे हैं सिलवासा के, उसको अगर हम ये माने कि 40 से 50 को अगर D% जो उपलब्धि जिसको आप मानते हैं कि हमारी उपलब्धि है, 40 से 50 को D माने और 50 से 60 को C माने और 60 से 75 को अगर हम B माने और 75 से 90 को अगर हम A माने और 90 से ऊपर को A+ माने, तो इस आधार पर आप अपने उस कार्यकाल की रैंकिंग A+, B, C, D किस रूप में करेंगे? A+ ही दूंगा, क्योंकि मेरे सिलवासा में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने वहाँ पे वेंडर मैनेजमेंट सीखा, सप्लाई चेन की बारीकियाँ सीखी, गवर्नमेंट की टेंडर प्रोसेस को अच्छे से समझा, लोगों के साथ कैसे रेपो बना के काम करना है वो चीज़ को सीखा, और ईमानदारी कितनी ज़रूरी है इस चीज़ को सीखा, और दूसरे विभागों के कार्यों को भी सीखा, जैसे HR का था, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, स्टोर मैनेजमेंट है, QC के क्या क्या रोल होते हैं। तो अगर देखा जाए तो वो मेरा पूरा एक लर्निंग कॉलेज जैसा ही था, तो मैं उसको A+ ही दूंगा, जिसको मैं आगे यूज़ कर रहा हूँ, निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। तो शोभित जी, आपने हमसे बात की और आपने अपने उस कालखंड को A+ के रूप में बताया, उसकी मार्किंग की। आपके महामानवता के जो विचार हैं, आपके जो स्नेह के विचार हैं, आपके जो उत्साह उमंग जीवन में सीखने की जो चीज़ें हैं, और
जिस तरह से आप लोगों के बीच में सामंजस्य बनाकर रहते हैं और जिस तरह से अपना आपका पारिवारिक जीवन है उसमें आप जिस तरह से तनाव रहित होकर के समभाव से जीते हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सभी लोगों को और बहुत से लोगों को प्रेरित करेंगी कि इस तरह का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो जो आपकी कहानी सुनेगा उसका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि आपके ये जो विचार आपने आज साझा किए हैं ये निश्चित रूप से सभी लोगों को जानना चाहिए और सुनना चाहिए। और ये भारतीय संस्कृति के जो एक तरह से जो आधार है उसको आपने जो हमारा वो है उसको आपने व्यक्त किया है। तो आपको नवरात्र के लिए और नव वर्ष के लिए, हिंदू नव वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई। और फिर अगली कड़ी में फिर हम मिलते हैं आपके, जिसमें चंडीगढ़ और उस जो अभी वर्तमान का जीवन है उस कड़ी पर भी आपका हम इंटरव्यू लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आप जो है ऐसे ही आते रहिए और ऐसे ही अपने जीवन को इसी तरह बनाए रखिए। और पुनः आपसे मिलूँगा और आपके विचारों को और गहराई से किसी दूसरे बिंदु पर फिर आपसे वार्ता होगी और आपसे मिलकर के बहुत मुझे खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।